हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी और आज का हमारा नया टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग और आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, जानेंगे इसमें कैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है और इसको ठीक करने के लिए क्या क्या भारत सरकार ने स्टेप लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ और अवधारणा। तो सबसे पहले समझते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या चीज़ होती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गंदे पैसे अपराध से अर्जित आय को कानूनी स्रोतों से प्राप्त धन के रूप में दिखाया जाता है। ओके, तो मतलब क्या है, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है इसमें जो गलत तरीके से जो पैसे कमाए जाते हैं, जो अवैध तरीके से काम करके जो पैसे होते हैं, उनको कानूनी स्रोत से प्राप्त धन के रूप में दिखाया जाता है। मतलब ब्लैक मनी को वाइट मनी करके दिखाना इस मनी लॉन्ड्रिंग। पीएमएलए 2002 पीएमएलए 2002 मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ओके, तो इन्होंने क्या बताया, धारा 3 के अनुसार जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया में शामिल होता है वह धन शोधन का दोषी होता है। मतलब अगर आप किसी भी प्रक्रिया में शामिल हो इसकी ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के चक्कर में, तो उनके धारा 3 के अनुसार वह धन शोधन का दोषी है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यह केवल कर चोरी नहीं बल्कि एक गंभीर आर्थिक अपराध है। ठीक है, नेक्स्ट, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक शांत खतरा है। ठीक है, शांत खतरा, साइलेंट थ्रेट। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं धन शोधन के 3 मुख्य चरण। तो इनके देखते हैं 3 क्या मुख्य चरण है। पहला, प्लेसमेंट, नियोजन, नकद अवैध धन को वित्तीय प्रणाली, बैंकों, व्यवसायों में औपचारिक रूप से प्रवेश कराना, ये सबसे जोखिम भरा चरण है। ठीक है, तो अगर आप नकद अवैध धन को किसी वित्तीय प्रणाली जैसे बैंक या फिर किसी बिजनेस के थ्रू अगर आप उसको वाइट मनी कराते हो तो ये बहुत बड़ा जोखिम भरा चरण होता है। तो पहला प्रोसेस यही होता है। देन सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है, लेयरिंग, स्तरीकरण, धन के स्रोत को छिपाने के लिए जटिल वित्तीय लेन देन की परतें बनाना, अक्सर शेल कंपनियों और विदेशी खाताओं का उपयोग कराना। ठीक है, तो धन के स्रोत को छिपाने के लिए मतलब कहाँ से आ रहा है नहीं, तो उनके लिए जटिल वित्तीय लेन देन मतलब काफ़ी ज़्यादा उन पर लेयर्स बनाना, और उसके बाद शेल कंपनियों या फिर विदेशी खाताओं का प्रयोग करना। शेल कंपनी ऐसी होती हैं जो ओनली डॉक्यूमेंट्स पे कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं, बट उनका कोई भी कार्यालय नहीं होता है, कोई भी वो एक्टिव लेन देन नहीं कर रहे होते हैं व्यावसायिक, और ना तो कोई उनके कर्मचारी होते हैं। तो ऐसे कंपनियों का यूज़ अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ज़्यादा किया जाता है, उनको बोलते हैं शेल कंपनियाँ, और विदेशी खातों का उपयोग करती हैं। फिर तीसरा होता है एकीकरण, इंटीग्रेशन, लॉन्ड्रेड पैसे को वैध अर्थव्यवस्था में वापस लाना, जैसे रियल एस्टेट या फिर विलासिता की वस्तुओं में निवेश करना। ठीक है, उस जो आपने ब्लैक मनी करवाया उसको वाइट मनी की उसले वापस कराना, जैसे उसको ऐसा परिवर्तन करके लिखाया जाता है जैसे कि ये बिल्कुल वैध है, बिल्कुल कानूनी तरीके से वैध पैसे हैं। फिर उसको अपने रियल एस्टेट या फिर लग्जरी वस्तुओं में इन्वेस्ट वगैरह करना। नेक्स्ट टॉपिक है आंतरिक सुरक्षा और मनी लॉन्ड्रिंग का गठजोड़ कैसे होता है। आतंकवाद का वित्त पोषण, लॉन्ड्रिंग के माध्यम से प्राप्त धन को उपयोग हथियारों की खरीद और आतंकी गतिविधियों में लगाया जाता है। ठीक है, तो जो भी इससे मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू ब्लैक मनी आ रही है तो उसको क्या करते हैं, टेररिस्ट अपने हथियारों वगैरह नए नए हथियार खरीदना, ठीक है, बम खरीदना, ड्रोन्स खरीदना, और उससे क्या होता है, आतंकी गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होने लग जाती है। नेक्स्ट है हमारा नार्को टेररिस्ट, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट्स में ड्रग व्यापार के पैसा भारत में अस्थिरता पैदा करने हेतु। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अलग अलग देशों से जैसे कि ईरान से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, म्यांमार से, ठीक है, थाईलैंड वगैरह से, ये सबसे क्या होता है, ये ड्रग्स वगैरह आते हैं और नशीली दवाइयाँ वगैरह आती हैं, जिससे क्या होता है भारत में अस्थिरता पैदा होती है। संगठित अपराध, मानव तस्करी होती है। ठीक है, अवैध हथियार और मनी लॉन्ड्रिंग एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, अवैध हथियार और मनी लॉन्ड्रिंग एक दूसरे के पूरक, क्योंकि अवैध हथियार तभी आएंगे जब आपके पास पैसे होंगे, और पैसे कब होंगे, जब आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, क्योंकि उतना तो वाइट मनी आ नहीं सकता, तो अवैध तरीके से पैसा कमा के उसको वाइट करके दिखाया जाता है। अगर आपने अवैध हथियार खरीदे हैं तो आप पैसे देने पड़ेंगे आपको, उस पैसे के लिए आपको कहीं ना कहीं से ब्लैक मनी जुटानी पड़ेगी, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू होती है। नेक्स्ट होता है वामपंथी उग्रवाद, नक्सली क्षेत्रों में जबरन वसूली के पैसों को सफ़ेद करने के लिए स्थानीय व्यापार का उपयोग। ठीक है, जो नक्सली क्षेत्र हैं जहाँ पे काफ़ी हिंसा वगैरह रहती है, उसमें ज़बरदस्ती जो वसूल करे जाते हैं पैसे, उनको सफ़ेद करने के लिए स्थानीय व्यापार का उपयोग करा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं विधिक ढांचा,
PMLA 2002। PMLA मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मुख्य प्रावधान और हालिया संशोधन। अपराध की आय। अपराध की आय क्या है? अधिनियम केवल लॉन्ड्रिंग को ही नहीं बल्कि अपराध की आय के कब्जे को भी अपराध मानता है। तो जो ये अधिनियम है उसमें केवल लॉन्ड्रिंग को ही नहीं माना गया है, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को ही अपराध नहीं माना बल्कि अपराध की आय के कब्जे को भी अपराध मानता है। धारा 45 में जमानत की कठोर शर्तें हैं और जो अभियुक्त पर निर्धारित साबित करने का भार डालती हैं। तो जो भी कोई जो हमारा अभियुक्त है उन पर निर्दोषित साबित करने का भार डालती है। BDA समावेश, इसमें वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियाँ क्रिप्टो व्यापार के अनुसार को क्रिप्टो व्यापार के अकॉर्डिंग उसको अब PMLA के दायरे में लाया गया है। तो मतलब इसमें इसको भी PMLA के अंदर इंक्लूड कर लिया और इसको अपनी रिपोर्ट वगैरह PMLA के अंतर्गत करानी पड़ेगी। फिर आते हैं ED के व्यापक अधिकारी। ED मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ठीक है, इसमें क्या होता है? गिरफ्तारी, तलाशी और संपत्ति कुर्की के बिना किसी वारंट के अधिकार। तो इसमें स्पेशली अधिकार दे रखे हैं ED को कि आप गिरफ्तारी कर सकते हो, तलाशी कर सकते हो और संपत्ति कुर्की के बिना किसी वारंट के अधिकार। मतलब किसी को भी आप चेक कर सकते हो अगर आपको शक आ रहा है किसी को मनी लॉन्ड्रिंग के। बेसिकली ये क्या होता है? ED जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस को ये लोग संभालते हैं, उसी की जाँच करते हैं और जो उसमें अगर आप कोई आरोपित व्यक्ति है तो उसकी पूर्णतः तरीके से जांच करी जाती है और उसकी प्रॉपर्टी वगैरह सीज करी जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं संस्थागत तंत्र, ED और FIU इंडिया। तो ED मैंने आपको बताया इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और FATF है ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं संस्थागत तंत्र, ED और FIU इंडिया। ED क्या है? प्रवर्तन निदेशालय, वित्त मंत्रालय के तहत, मतलब ये वित्त मंत्रालय के अंदर आता है। PMLA को लागू करने वाली मुख्य जांच एजेंसी है जो इसकी शक्तियां पुलिस की तुलना में अधिक व्यापक हैं, पुलिस से ज़्यादा हैं। तो ये क्या करती है? जांच करती है बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग की। तो FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये क्या है? ये संदिग्ध लेन देन रिपोर्ट ओके। नेक्स्ट है संस्थागत तंत्र, ED और FIU इंडी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है संस्थागत तंत्र, ED और FIU इंडिया। तो ED में क्या है? प्रवर्तन निर्देशालय, वित्त मंत्रालय के तहत आता है ये। PMLA को लागू करने वाली मुख्य जांच एजेंसी है। इसकी शक्तियां पुलिस की तुलना में अधिक व्यापक हैं। सेकंड है FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ये संदिग्ध लेन देन रिपोर्ट STR प्राप्त करने, विश्लेषण करने और जांच एजेंसियों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदारी राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। ठीक है। नेक्स्ट, न्यायपालिका का दृष्टिकोण, ऐतिहासिक निर्णय, विजय मदन लाल चौधरी बनाम भारत संघ 2022। सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। ECIR अनिवार्य नहीं। ED द्वारा अभियुक्त को ECIR मतलब जो FIR होती है जिस हिसाब से, उसी को कहते हैं ECIR। ECIR का मतलब है इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, तो इसमें ये होता है कि इसको रिपोर्ट, अगर आपको किसी मनी लॉन्ड्रिंग का केस अगर किसी पे शक होता है तो उसको गुप्त रूप से उसके ऊपर रिपोर्ट बनाई जाती है, उसी को कहते हैं इन्फोर्समेंट रिपोर्ट। ठीक है। जमानत की शर्तें, धारा 45 के तहत दोहरी शर्तों को न्याय संगत माना गया क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग देश की अखंडता के विरुद्ध अपराध है। ठीक है। स्व अपराध के विरुद्ध संरक्षण, धारा 50 के तहत दिए गए बयान साक्ष्य रूप के में स्वीकार रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, आधुनिक चुनौतियाँ। इसके पास क्या चुनौतियाँ हैं? ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग में क्रिप्टो करेंसी है पहली, दूसरी डार्क वेब है, तीसरी गेमिंग ऐप्स है और फिर शेल कंपनियां हैं। तो ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो आ रही हैं मनी लॉन्ड्रिंग को, जो बढ़ाती हैं। ठीक है। इसमें पहला देखते हैं क्रिप्टो करेंसी, जो ब्लॉकचेन की छद्म नाम प्रकृति है। छद्म नाम मतलब फेक नाम, कोई भी आप अगर जो व्यक्ति होते हैं वो अपना नाम यूज़ ना करके कोई फेक नाम यूज़ करते हैं तो उसको क्या होता है? धन के स्रोत को ट्रैक करना कठिन हो जाता है। डार्क वेब में क्या होता है? अवैध हथियारों और नशीली दवाओं के भुगतान के लिए डार्क नेट मार्केट का उपयोग किया जाता है। डार्क नेट मार्केट वही अगेन अपने नाम को
बदल के करना, ठीक है, अवैध रूप से व्यापार करना, लेन देन करना, जिसको ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर गेमिंग ऐप्स, हाल ही में चीन स्थित गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप्स का उपयोग लॉन्ड्रिंग और जासूसी दोनों के लिए पाया गया है। शेल कंपनियां जटिल वेब के माध्यम से धन का राउंड ट्रिपिंग करना, मतलब वही जो काले धन को जो सफ़ेद में बदलती हैं उनको बोलते हैं शेल कंपनियां, जो ओनली पेपर्स पर होती हैं, उनका कोई कार्यालय या फिर उनका कोई कर्मचारी या अधिकारी नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और FATF। FATF मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर रोक लगाने वाली वैश्विक निगरानी संस्था है, मतलब ये पूरे वर्ल्ड की है। FATF का मतलब क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। भारत के लिए हालिया अपडेट क्या है 2024 की, भारत की म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट 2024 में भारत को रेगुलर फॉलोअप श्रेणी में रखा गया, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है उसके, और ये भारत के मजबूत नियामक ढांचों की वैश्विक स्वीकृता है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम लोग धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं और अच्छे से इसको ट्रैक कर पा रहे हैं अपनी मनी लॉन्ड्रिंग को, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को काफ़ी कम होते जा रहे हैं। इस चक्कर में जो FATF है उसने हमें रेगुलर फॉलोअप श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहुआयामी प्रभाव। राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, ठीक है, आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है, लोकतांत्रिक प्रभाव पड़ रहा है, सामाजिक प्रभाव पड़ रहा है। देखते हैं क्या है। मुद्रा की अस्थिरता, सबसे पहला मुद्रा की अस्थिरता, सबसे पहले मुद्रा की अस्थिरता आ रही है, विदेशी निवेश में कमी आ रही है और अवैध बैंकिंग प्रणाली का विकास हो रहा है, मतलब अवैध बैंकिंग प्रणाली बढ़ती जा रही है। लोकतांत्रिक ढांचा क्या है, राजनीति में क्रिमिनलाइजेशन और चुनाव के दौरान काले धन का उपयोग करके लोकतंत्र को कमज़ोर करना, ठीक है, काले धन का उपयोग काफ़ी हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से। सामाजिक प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, समाज में ड्रग्स, हथियारों की आसान पहुंच, जिसमें युवाओं और सामाजिक ताने बाने का खतरा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे की राह, नेक्स्ट क्या स्टेप्स ले रहे हैं, रणनीतिक सुधार। तो पहला तकनीकी सुधारीकरण, जिसमें AI और डेटा एनालिस्ट का उपयोग करके संदिग्ध लेन देन का वास्तविक समय में पता लगाना है, ठीक है। फिर अंतर एजेंसी समन्वय है, जिसमें ED, CBI, आयकर विभाग और राज्य पुलिस के बीच बेहतर डेटा शेयरिंग तंत्र, ठीक है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में क्या है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी MLAT को मजबूत करना है और प्रत्यक्ष प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं को तेज करना है। सार्वजनिक जागरूकता, लोगों को ऑनलाइन घोटालों और मनी म्यूल बनने के खतरों के प्रति संचेत करना है, ठीक है। ऑनलाइन जो घोटाले हो रहे हैं उनको कम करें लोगों के मनी, और जो मनी म्यूल होते हैं, मनी म्यूल वो लोग होते हैं जो इनका काम करते हैं, जो इनके नाम पे जो इनका काला धन होता है लोगों का, जो अवैधानिक तरीके से जो काला धन कमा रहा है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अकाउंट में पैसे लेके उनको वाइट तरीके से दिखाते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं जो कम पैसों या कोई कमीशन या कोई नौकरी में लालच में आ जाते हैं, उनको मनी म्यूल बोला जाता है। तो उनके खतरों के प्रति सचेत करना है। निष्कर्ष क्या आ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग केवल एक आर्थिक अपराध नहीं है, बल्कि ये संप्रभु राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला है, ठीक है। ओनली आर्थिक अपराध नहीं है, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा पर हमला है। भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शून्य सहिष्णुता मीन्स जीरो टॉलरेंस की नीति और वैश्विक सहयोग के बीच संतुलन बनाना होगा, ठीक है। तो जो अब भारत कर रही है उसको सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी पड़ेगी। हालांकि काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, केसेस कम होते जा रहे हैं, बट फिर भी अभी और भी प्रोग्रेस की ज़रूरत है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग काफ़ी बड़ा मामला है जिसमें बहुत लोग अवैधानिक तरीके से अपने धन को जो है, काले धन को जो है सफ़ेद बनाते हैं। तो उसको रोकने के लिए अभी भी काफ़ी कदम ज़रूरी हैं। तो आज हमने टॉपिक देखा अपना पूरा, जिसमें हमने पढ़ा धन के शोधन के मुख्य चरण, आंतरिक सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग का गठजोड़, ठीक है, विधिक ढांचा, PMLA ने क्या क्या निकाला, संशोधन क्या क्या किया, फिर ED और FIU इंडिया क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, फिर ऐतिहासिक निर्णय क्या हुए, ये सारे हमने देखा, क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं मनी लॉन्ड्रिंग में। तो आज का टॉपिक इतना ही है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।